एजुकेशन मिनिस्टर बन गए तो क्या करेंगे पहला काम? ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का बंद करने का इंतजाम करना। लाइफ में किस चीज से डर लगता है? बदनामी से डर लगता है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए कितने पैसे होने की जरूरत है एक इंसान के पास? मैंने तो कोई पैसे से स्टार्ट नहीं किया है। आपके पास जुनून और जज्बा होनी चाहिए। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर हेल्थ सेक्टर ऐसे नोबल कॉज में पैसे लगाते हैं, क्या ये सच है? मुझे ऐसा नहीं पता है, क्योंकि मैंने कभी उस तरीके से देखा ही नहीं, या मैं उनके साथ रहने का मुझे मौका नहीं मिला। तो आप नवीन सरकार के वक्त में थे और अभी मोहन सरकार की बारी है, तो कौन सी सरकार आपके पसंदीदा है? मांझी साहब भी आए हैं तो कहीं ना कहीं इनके काम ही बताएगा, और तो हम तो काम के पुजारी हैं। अजय बहादुर, ये नाम किसने दिया था और क्यों? ये नाम तो मेरे पिता ने दिया था, और क्यों दिया था ये उनसे ही पूछना पड़ेगा। आप उतने बहादुर हैं क्या? नमस्कार, धरित्री टॉक्स रो एक एपिसोड को आपनको स्वागत। आज एपिसोड रे हम सहित अतिथि अछंती जिंदगी फाउंडेशन रो फाउंडर अजय बहादुर सिंह, जी दिने डॉक्टर हेबार स्वप्न देखुतिले, हेले हेई पारि नथिले, किंतु आजी से अनेक डॉक्टर हेबार स्वप्न को पूर्ण करूचंती। चलंतु सर को हम शो को स्वागत करिबा। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत धरित्री लाइफ में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सर जैसे कि मैंने कहा कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए थे, और अभी आप इतने सारे डॉक्टर बना रहे हैं, क्या वजह रही कि आप नहीं बन पाए, और अभी इतने सारे डॉक्टर बनाने के पीछे क्या प्रेरणा रही है? देखिए, एक ये बड़ी लंबी कहानी है कि मैं पटना में RMR इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहा था, पर अचानक पता चला कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए हैं, उनकी किडनी ख़राब हो गई है, और मैं ही बड़ा लड़का था। मेरे से बड़ी सिस्टर की शादी 1990 में ही हुई थी, तो एक सामान्य परिवार में पैसे भी नहीं होते उतने ज़्यादा। तो यह सुनते ही उस टाइम में किडनी खराब होना या ट्रांसप्लांट होने का मतलब था कि जयप्रकाश नारायण को लोग याद करते थे, और ये सोचे कि जब वो नहीं बच पाए तो मैं क्या बच पाऊँगा। तो उसी वक़्त मेरे पास भी ये बातें आई, मुझे तो पता भी नहीं था। तो पढ़ाई और डॉक्टर बनने का सपना टूट गया, और मैं उनके इलाज के लिए निकल पड़ा। और इसी संघर्ष में कई एक साल बीत गए। इवन कि मैं +2 करने के बाद 3 साल पढ़ाई नहीं कर पाया, और मैं बहुत सारा काम करता रहा। उनका इलाज कराया चेन्नई में, उसके बाद उनकी ट्रांसप्लांट भी हो जाती है। और वो हमारे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इंजीनियर थे इरिगेशन डिपार्टमेंट में, तो उनकी जो मेडिसिन थी वो उनके सैलरी का 3 गुना था। तो अब ये बड़ा मुश्किल था कि उनके पैसों की व्यवस्था कैसे, मेडिसिन के लिए पैसों की व्यवस्था कहाँ से होगी। अब तो ये भी हालत थी कि हम छोटे थे, 18 साल के होंगे लगभग, तो लोग हमारे उस दरवाजे के सामने, घर के सामने से भी क्रॉस नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था माँ बेटा पकड़ करके पैसे मांगेंगे। अच्छा। तो वो ये हालात हो गई थी। तो मुझे लगा कि नई जीवन में मैंने फादर को तो किसी तरीके से उनको बचाना है, और मैं पहली बार देवघर के श्रावणी मेले में चाय और शरबत की दुकान से अपने करियर की शुरुआत करी, और धीरे धीरे मैंने वो तमाम काम करता रहा जहाँ से मैं पैसे कमा पाऊँ। चाहे वो घर घर जा कर के सोडा मेकर मशीन बेचने की बात हो, या दशहरा पूजा के पंडाल में सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचने की बात हो, शादी ब्याह में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करने की बात हो, घर घर जा करके ट्यूशन पढ़ाने की बात हो, वो तमाम काम करने लगा जहाँ से पैसे कमा पाऊँ। और धीरे धीरे उनके पैसों की व्यवस्था मैं कर पाया, और 3 साल के बाद फिर से मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया, और किसी तरीके से ग्रेजुएशन कर पाया। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि जिस व्यक्ति को के लिए खाने की तकलीफ़ें थी, सब्जी आज का कैसे आएगा उसकी तकलीफ़ें थी, तो वो डॉक्टर बनाने के लिए कैसे सोच सकता है। शायद परमात्मा ने सोचा था, मैंने नहीं सोचा था। तो धीरे धीरे मैंने ट्यूशन कर रहा था, फिर एक ग्रुप ट्यूशन किया। ग्रुप ट्यूशन के साथ साथ मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी, और उस टाइम में मैंने बैंक, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवेज और डिफेंस सर्विसेज के बच्चों को पढ़ाता था। और लेकिन वहाँ पर भी मैं काम करता गया, आगे बढ़ता चला गया, और फिर
जब मैं वहाँ से पैसे कमाना स्टार्ट किया तो एक बार मुझे लगा कि नहीं कुछ और करना चाहिए। तब मैं मेडिकल के लाइन में इंटर किया कि चलो मैं डॉक्टर नहीं बना तो बच्चों को कुछ बनाते हैं डॉक्टर, देखते हैं, कोशिश करते हैं। कि आप इतने सालों से यहाँ पे है, कभी ऐसा नहीं लगा कि अगर आप अपनी जन्मभूमि झारखंड में होते तो चीज़ें और आसान होती और उड़ीसा में थोड़ा टफ है, उड़ीसा के लोगों अभी के तो साथ मैंने काम करना आपको इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक लोग कह रहे कि 2 को गिरा दिया, अब तेरी बारी है, और एक वो सीन और एक यहाँ भाईचारे का सीन। मैंने 20 साल यहाँ मेरे हो गए, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितनी खुशियाँ होती है यहाँ पर। मैं उड़ीसा का बगैर या उड़ीसा के मिट्टी को छोड़ करके कहीं रह नहीं पाता हूँ 10 दिन से ज़्यादा। काम करने का एक्सपीरियंस ये लगा प्रोफेशनली उड़ीसा में। जहाँ तक प्रोफेशन की बात यदि आप कर रहे हैं तो प्रोफेशनली भी मैंने देख लिया था उस समय में कि 2004 में 5 में जब मैं आया तो देखा था कि यहाँ पर रोड पर ट्रैफिक बहुत कम है, और मैंने ये भी देखा था कि लोग यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी 1 से 3 बजे तक, 2 से 4 बजे तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर ये भी मैंने देखा था कि मार्केट सारे बंद हो जाते हैं। मैं 2004-5 की बातें कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार जब ये हालत है तो मैं तो यहाँ 24 घंटा काम करने वाला हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये एक मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस था, और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने बच्चों तक मैं सीमित रहा। मैंने अपने बच्चों को अपना गुरु के रूप में देखा ताकि किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इस तरीके से मैं उनको सेवा करूं। और शायद वही कारण है कि मेरे को लोग कहते थे अरे ये तो दिल्ली से आया है ना, 6 महीने में वापस चला जाएगा। और आज 6 महीने गुजर गए, 6 साल गुजर गए, 16 साल गुजर गए, 20 साल हो गए, मैं यही हूँ। और शायद लोगों का प्यार है, लोगों की आस्था और विश्वास है हमारे प्रति कि आज बस नाम ही काफ़ी है। इस तरीके का हमें यहाँ पर सम्मान मिला है लोगों की तरफ से। जी सर, लेकिन काफ़ी लोग हमने देखा है कि उड़ीसा के लोग बाहर जाते हैं अपना फ्यूचर सेट करने के लिए, बोलते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, ग्रोथ नहीं है करियर वाइज, ये सब सुनने को मिलता है, ओडिया लोगों से भी सुनने को मिलता है। काफ़ी बच्चे, मैंने बच्चों की जहाँ तक बात करेंगे तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज के डेट में बच्चे हमारे यहाँ नहीं के बराबर बाहर जाते हैं। बच्चे जो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं वो अब नहीं जाते। ये बातें थी जब मैं इनिशियल फेज में आया था, उस टाइम में लोग बहुत बाहर जाते थे, लेकिन बाहर जाते थे और यहाँ के मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ना चाहते थे। लेकिन अब मैंने उनको बताया नहीं, वो एक होम सिकनेस वाली बात हो जाती है, लैंग्वेज की बातें हो जाती है। लेकिन मैं जब से यहाँ आया तो मैं बाहर के मेडिकल कॉलेज में उड़िया बच्चों का कब्जा ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितने बच्चों को बाहर भेजूंगा उतना बच्चा मेरा ज़्यादा यहाँ पर भी, यहाँ के मेडिकल कॉलेज में जितना खाली रहेगा, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे ज़्यादा आ जाएंगे। तो इस व्यूज़ के साथ मैंने यहाँ पर काम किया, और अभी तो उड़ीसा या भुवनेश्वर कहेंगे एक बहुत बड़ा हब है। और सच यदि पूछा जाए, मैं आज की बात नहीं कि मैं अपने यहाँ की भी बात कर रहा हूँ कि लास्ट 15 सालों से बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सब जगह से बच्चे मेरे यहाँ आते रहे और अच्छे तादाद में आते हैं। तो बच्चे अब जा नहीं रहे, बच्चे बाहर से आ रहे हैं। सर, जिंदगी फाउंडेशन जो कि बच्चों को फ्री में मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करती है, तो फ्री में क्यों, जबकि मार्केट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक बिजनेस चल रहा है, बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट भी होती है, तो फ्री में ही क्यों किया जा रहा है ये? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, जैसा कि आपको मैंने अपनी शुरुआत के हालात के बारे में बताया कि मैं वो तमाम काम करता था जहाँ से मैं पैसे कमा पाऊँ, और मुझे ये लग गया था कि जीवन में यदि कुछ करना चाहते हो तो पैसा ज़रूरी है। क्योंकि मैं प्रोफेशन और संस्कार दोनों को भी मिला दिया था। जब मैं चाय का दुकान खोला था श्रावणी मेले में, और उस वक़्त क्या था, 115 किलोमीटर तक बोल बम वो नॉन स्टॉप बिना रुके भी चलते थे। तो मैं क्या करता था कि उनका गर्म पानी से पैर धो देता था ताकि वो मसल फ्री हो जाए, उनको चाय पिला देता था,
उनको शरबत दे देता था, पैसे नहीं लेता था उसमें। तो मुझे नहीं पता था कि इस चाय बनाने के पीछे हमारा किरासन तेल भी जलता है, चाय पत्ती और दूध भी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मतलब गर्म पानी करने के लिए भी ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। और जब मैं गया था कमाने के लिए, दवा के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, लेकिन जब मैं श्रावणी मेला ख़त्म हो गया था तो मुझे 600 रुपये का नुकसान हो गया था। और उस 600 रुपये की भरपाई करने के लिए जो टेबल, चेयर, बांस, बल्ले, तिरपाल ये ले कर के मैं आया था उस मेले में, वो तमाम सामान को मुझे उस ज़मीन मालिक से जिससे किराया लिया था उसके पैरों पर रखा और माफ़ी मांगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, देखिए मेरे पास कुछ नहीं है। और इस तरीके से मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। तो चूँकि एक संस्कार में पला था, सेवा की भावना थी, लेकिन मैंने बिज़नेस और सेवा दोनों को मिला दिया। इसका परिणाम 600 रुपये का नुकसान हुआ। फिर मैंने क्या किया, सेवा भावना से काम किया, लेकिन भावना सेवा की थी, पर हम जानते थे प्रोफेशनल्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। तो उस तरीके से मैंने काम किया और मैं सफल हुआ। हमारे आनंद कुमार जी सुपर 30 आपने सुना होगा। तो कैरियर एक रोड में मैं किया था और एक रोड के बाद दूसरे रोड में, मतलब 200-300 मीटर की दूरी में हम दोनों लोग कैरियर स्टार्ट किया था। तो एक बार वो मेरे अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई भी हैं, मेरा गुरु भी है, मैं उनको गुरु ही मानता हूँ। क्योंकि जब मैं इसी दौड़ में गुजर रहा था, जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने बोला था कि भैया कुछ जीवन में मतलब कुछ ऐसा भी करिए, सेवा के रूप से ऐसा काम करिए जो आपको सेटिस्फेक्शन मिले। तो मैंने भी बात सुन लिया। अब ये भावना भी मुझे कहाँ से आया, वहाँ तो सुन लिया। एक बार मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करके बाहर निकल रहा था, 2017 की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पर आप यदि पुराने, आज तो बहुत साफ़ सुथरा हो गया है, लेकिन आप 2017, 18, 19 ये सब में जाएंगे तो वहाँ आप निकलते ही आपको बत्ती, माला, बद्धी ये सब बेचते थे, रुई, कॉटन, दीप के लिए, तो वो सब बेचा करते। तो एक लड़की आई, वो बेची मेरे को, बोले अंकल अंकल प्लीज़ ले लीजिए। मैंने इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा। बोला उसने कि अंकल प्लीज़ ले लीजिए, यदि आप ये ले लेंगे तो उससे जो पैसे मिलेंगे उसको उस पैसे से मैं खाना खा लूँगा और पढ़ने चली जाऊँगी। ये बातें मेरे को चौंका दिया कि इतनी ज़्यादा ललक आखिर क्या चाहती है। तो मैंने देखा एक किताब भी उसके बाहों में थी। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तब मुझे पूरा अपनी जो कहानी थी 25 साल 27 साल पहले का, कि वो दिखाई दिया कि मेरे को भी मैंने फादर की इच्छा थी कि एक तो इंजीनियर हो गया, दूसरा ये डॉक्टर बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों के अभाव की वजह से नहीं हो पाया था। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने बहुत सारा सवाल किया तो बोला नहीं मुझे तो डॉक्टर बनना है। मैंने कहा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? उस सामने में बताया कि नीचे में कैलेंडर, माला, बद्दी, छोटी छोटी मूर्तियाँ ये सब बेचा करते थे, उससे भी मेरे को मिलवाया। मैं वहाँ से चला तो गया, लेकिन समझ में नहीं आया कैसे करूं, क्या करूं। लेकिन 2-3 दिन के अंदर में मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे ऐसे गरीब, लाचार और बेबस मेरे जैसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। अक्ल लेट से खुला, लेकिन जब से खुला तो मैंने यहाँ के गरीब से गरीब बच्चों के लिए पूरे उड़ीसा में खोजा और मुझे 20 बच्चे मिल गए। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि 20 में से 18 बच्चे फर्स्ट ईयर में ही मेडिकल कंप्लीट कर गए। कितने बच्चे अब तक सर डॉक्टर बन चुके हैं जिंदगी फाउंडेशन से पढ़ाई करके? देखिए डॉक्टर बनने के लिए तो 5 साल का समय लगता है, 5.5 साल लगता है इंटर्नशिप करने के लिए। तो फर्स्ट बैच वाले बच्चे सब 2018 में जो निकले थे वो डॉक्टर बन पाए हैं पूरी तरीके से। और सब बच्चे तो और कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं, जैसे 19 में जो किए हैं वो अब कुछ दिनों के बाद वो भी आ जाएंगे। तो इन सारे बच्चे, कुछ फर्स्ट ईयर वाले बच्चे सब। कभी मिलते हैं आपसे? बिल्कुल मिलता हूँ और बड़ा फ़ख्र होता है और अच्छा लगता है। पूरी स्टोरी उसकी मैं देख पाता हूँ कि क्या हालात से गुजरे थे। और मैं तो कुछ बच्चे की कहानी भी आपको बताना चाहूँगा। जैसे ट्विंकल साहू की आपको कहानी बताया, उसी तरीके से पहला ही बैच का संतोष नाहक एक बच्चा था जिसके फादर बरहमपुर साइड का रहने वाले थे और मतलब खेतों में काम करते थे। ये बच्चा पढ़ता था, इसको डॉक्टर बनना था, मैंने ये अपनी पढ़ाई कर रहा था। और जब वो डॉक्टर मैंने उसके फादर
का पैरालिसिस हो जाता है तो ये वापस आ जाता है, फिर ये अपने खेतों में काम करता है, फिर घर घर में ट्यूशन पढ़ाता है कुछ गांव में ही, फिर इसके बड़े भाई की नौकरी लग जाती है तो वो कमाने लगता है, फिर ये बोला कि आप चले जाओ, आप पढ़ लो। अब उस लड़के ने ये कसम खाई कि नहीं, मुझे तो अपने पिता को ठीक करना है, इसलिए मुझे डॉक्टर बनना है। संतोष नाहक की बात कर रहा हूँ। पर वो गया, जा कर के फिर कहीं पर पढ़ाया भी और पढ़ा भी, नहीं बन पाया। दूसरी बार भी उसने किया, नहीं हो पाया, क्योंकि इतना आसान नहीं होता मेडिकल क्वालिफाई करना। तब फिर उसको मेरे बारे में शायद मालूम चला और वो मेरा फाउंडेशन भी ढूंढ रही थी ऐसे बच्चों को, तो वो फर्स्ट बैच का ही मेरा बच्चा है और संतोष नाहक SCB मेडिकल कॉलेज में। तो ये बड़ी खुशी मिलती है और लगता है कि शायद यदि मैं बहुत स्ट्रगल नहीं करता तो मैं मिट गया था। उसी तरीके से ये बच्चा यदि अपना करियर का निर्माण नहीं करता तो शायद उसी हालात में रह जाता जिस हालात में उसके पेरेंट्स थे। तो ये तो ईश्वर की कृपा है और बच्चों की मेहनत है, हमारा छोटा सा सहयोग है जो मैं कर पा रहा हूँ। सर, कभी आपने अपने ही बच्चों से इलाज लिया है? मैं खुद का इलाज तो नहीं लिया, लेकिन एक बच्चा हमारा जो एम्स में PG कर रहा है, उस बच्चे से जब मुझे पता चला कि वो एम्स दिल्ली में है और PG कर रहा है, तो हमारे अंकल बीमार थे और मैंने उसको बोला, तो मैं आपको कह नहीं सकता हूँ कि उसने उसको किस तरीके से उनका मदद किया और दिल्ली में पूरा इलाज कराया, हर डॉक्टर के पास गया और जा कर के उसको बताया कि सर आज मैं यदि डॉक्टर हूँ तो मतलब इनके वजह से हूँ, मेरे वजह से हूँ, और इसलिए इनका जो द बेस्ट इलाज हो सकता है वो कर दो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलिए अभी तक तो अपना नहीं कर पाया हो, लेकिन हमारे अंकल की ज़रूरत पड़ी तो उन सब लोगों ने इलाज करी। सर, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 1 साल जी जान लगा के मेहनत कर लो, आने वाला हर वक्त तुम्हारा गुलाम होगा। क्या ये सच है? 1 साल काम करने के बाद इंसान अमीर बन सकता है? देखिए, मैं वो अमीर बनने के तर्ज के लिए नहीं बताया था, वो अमीर बनने का उपाय नहीं बताया था। मैंने ये कहा था कि जीवन में अमीरी लाना है, उस दिशा में चलना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत किस में? आप पढ़ाई में मेहनत करिए। यदि आप नीट की तैयारी करते हो तो 1 साल का वक्त है और सिलेबस भी उसी के साथ मैंने तैयार किया हुआ है, अलाइन कर दिया है। यदि आप हर दिन बहुत अच्छा से मेहनत करते हो, 1 साल बहुत अच्छा से मेहनत करते हो, एक बार यदि आप डॉक्टर बन जाते हो तो डॉक्टर गरीब तो नहीं हो सकता। इस बात को आप मानते हैं? इंजीनियर बन जाता है, वो गरीब तो नहीं होगा। और यदि वो किसी भी फील्ड में कुछ भी काम करना चाहते हो, चाहे आप ही क्यों नहीं हो, तो यदि आप भी 1 साल जबरदस्त तरीके से मेहनत करें, पागलों के जैसा मेहनत करें, तो आप भी अमीरी के रास्ते पे तो चल ही पड़ेंगे। अभी नीट का हाल ही में एक स्कैम बहुत चर्चे में था। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अगर मतलब काम करोगे, पढ़ाई करोगे 1 साल तो एंट्रेंस क्लिक कर जाएगा, लेकिन काफ़ी ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने पढ़ाई किया होगा एंट्रेंस, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो पाया होगा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको बाईपास मिल गई होगी, जो कि नीट स्कैम में हमने देखा। क्या राय है उसके बारे में आपका? मैंने जीवन में मेरा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। बहुत सारी नेगेटिविटी होती है चारों तरफ, लेकिन 90% लोग नेगेटिव की बातें करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सीट है कम से कम काफ़ी 20-25 हज़ार रैंक तक भी, आप 25,000 रैंक तक आ जाते हैं तो आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। आप 25,001 क्यों आते हो? मैं तो ये कहूँगा 2500 भी रहे तो आप उसमें आने की बातें करो ना। छोड़ दीजिए ये कितने स्कैम हुए होंगे, 10, 20, 50, 100, 200, कितना परसेंट है? ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि मैं ये कहता हूँ कि ये स्कैम ऐसे तो बहुत सालों के बाद मैंने सुना, पहले मैं कभी नहीं सुना था। इसलिए आपके द्वारा मैं बच्चों को मैसेज भी देना चाहता हूं कि प्लीज़ इन तमाम चीज़ों के बारे में मत सोचिए, अपने पोजीशन को ही बहुत ऊंचा कर लीजिए, अपनी प्रिपरेशन को आप ऊपर कर लीजिए, अपनी सोच को बदलिए और इसमें मत उलझिए।
तो ये कुछ हुई होगी नुकसान, लेकिन उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं पहला साल यदि 600 रुपया का नुकसान हो करके जीवन बिता लिया, इसका मतलब क्या मैं जीवन में हमेशा फेल ही करता रहूँगा? ये हमारी सोच है। ठीक है, हो सकता है कि इस बार मेरी नहीं हुई, अगला साल मैं बहुत ऊपर चला जाऊँगा। तो ये सोच के साथ काम करना चाहिए, अपने कमियों के साथ सीख लेनी चाहिए, तब जाकर के जीवन का आनंद आएगा। और पॉजिटिव सोच से रहिए, जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। जी सर, आप इतने सालों से सेल्फलेस होके इतना अच्छा काम करे, इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कभी आपके मन में नहीं आया कि राजनीति में घुस जाएं? नहीं, मुझे लगता है कि हर आदमी का अलग अलग काम करने के लिए ऊपर वाला भेजा होता है। मुझे ये भी मेरा अनुभव है कि हर फील्ड का अपनी अपनी माने अपना अपना पहचान होता है। जो व्यक्ति 28 सालों तक एजुकेशन में काम करके आए हैं, तो मुझे लगता है कि हम उसमें और यदि 10 साल भी काम करेंगे तो उसमें कुछ और इनोवेशन लेकर के आएंगे और अच्छा लाएंगे, उसमें नयापन लाएंगे, ताकि राजनीतिज्ञ लोग भी उससे कुछ सीख पाए। यदि मैं एक राजनीति करने वाले लोग यदि 20 सालों से काम कर रहे हैं और यदि आज मैं जा कर के बोलूँ कि यार आपको कुछ नहीं आता, आपने क्या किया, इसका मतलब है कि मेरे में सुनने की शक्ति नहीं है और मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा हूँ, जो कि बहुत गलत है। उन्होंने भी 20 सालों से, 25 सालों से, 30 सालों से बहुत कुछ सीखा है, अपने आप को तपाया है उस फील्ड में। तो मैं तो कहूँगा कि बस उनकी विचार ही अच्छी हो, यदि कभी जरूरत हो तो मुझे दिया जाए कि राजनीति के लोगों से बातें करने की मैंने मौका दे दिया जाए, यही बहुत है। जी सर, अभी हम एक रैपिड फायर राउंड जाएंगे जिसका आंसर आपको मुझे एक ही लाइन में देना है। एजुकेशन मिनिस्टर बन गए तो क्या करेंगे पहला काम उड़ीसा के लिए? अभी तो आपने बताया, मैं तो बनना ही नहीं चाहता। यदि फिर भी बन गया तो मैं बेसिक एजुकेशंस को ठीक करने के लिए एजुकेशनिस्ट जितने टीचर्स हैं उसको स्ट्रिक्ट करता, उसके लिए बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम करता, और मैं अदर्स ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का बंद करने का इंतजाम करता। इंसान को अमीर होने के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? अमीर होने के लिए सेवापूर्ण काम करना चाहिए। आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं 100% दीजिए और पागलपन करके साथ दीजिए और सेवा की भावना को रखते हुए दीजिए, आप अमीर बन जाएंगे। लेकिन आप यदि ये सोचेंगे कि मुझे अमीर बनने के लिए मुझे काम करना है, तो आप कभी भी अमीर नहीं बनेंगे। लाइफ में आपका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या रहा है? सच पूछा जाए तो मैं कभी भी रिग्रेट नहीं हो पाया ज़िंदगी में, और चूँकि मैं कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे रिग्रेट हो पाऊँ। हाँ, मैं ये कहूँगा कि जब शुरुआत के दौर में कभी लोग कहते थे कि अरे अब ये क्या करेगा, ये आवारा बन जाएगा, तो आज मुझे उस वक़्त रिग्रेट फील हुआ था कि क्या मैं आवारा हूँ। लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, इनको बिठाओ और इनसे कुछ सीखो। लाइफ में किस चीज़ से डर लगता है? बदनामी से डर लगता है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए कितने पैसे होने की ज़रूरत है एक इंसान के पास? मैंने तो कोई पैसे से स्टार्ट नहीं किया है। आपके पास जुनून और जज्बा होनी चाहिए। यदि जुनून, जज्बा और निस्वार्थ सेवा से यदि आप काम करेंगे तो आप सफल एजुकेशनिस्ट भी बनेंगे और अच्छा इंस्टीट्यूशंस भी चला पाएंगे। ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर हेल्थ सेक्टर ऐसे नोबल कॉज में पैसे लगाते हैं, क्या ये सच है? मुझे ऐसा नहीं पता है, क्योंकि मैंने कभी उस तरीके से देखा ही नहीं, या मैं उनके साथ रहने का मुझे मौका नहीं मिला। जी सर, जैसे कि आप बोले कि आपका 20 साल हो गया उड़ीसा में, तो आप नवीन सरकार के वक्त में थे और अभी मोहन सरकार की बारी है, तो कौन सी सरकार आपके पसंदीदा है? देखिए, कोई मेरा पसंदीदा कोई व्यक्ति नहीं है, और मैं तो बस काम को पसंद करता हूँ। नवीन सरकार ने भी जो काम किया और जो उड़ीसा के लिए किया वो बहुत मुझे अलग लगा। मुझे नहीं पता था क्या राज था, लेकिन मैं बिहार से आने का कारण ही था, इतनी बड़ी शांति मुझे यहाँ मिली। और आज अभी मांझी साहब भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके काम ही बताएगा, और तो हम तो काम के पुजारी हैं। जी सर, लास्ट क्वेश्चन, अजय बहादुर ये नाम किसने दिया था और क्यों?
ये नाम तो मेरे पिता ने दिया था और क्यों दिया था ये उनसे ही पूछना पड़ेगा। आप उतने बहादुर हैं ये क्या? हाँ, निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहूँगा, जिसमें 3-4 लाइन लूँगा कि ये नाम ने मुझे आज आपके सामने रखा है। यदि शायद ये नाम नहीं होता तो मैं आज आपके सामने नहीं होता। जब मुझे 600 रुपया का नुकसान हो गया था तो मुझे लगा कि अब मैं तो पिता के पैसे के दवा के लिए पैसा कमा करके जाना था, जब मैं वो ही नहीं ले पाया तो मैं बच करके क्या करूँगा, मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। और ये सोच करके मैं सुसाइड करने की भावना मुझे उस टाइम में आ गई थी और मैं 2-3 दिन तक वहाँ पर घूमता रहा। मैं सोचा था कि जहाँ पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जेंट ट्री, उसी के सामने मैं चाय का दुकान लगाता था कि मैं इसी जगह पर झूल करके मर जाऊँगा। लेकिन 2-3 दिन तक वो खाली नहीं रहा। मतलब वो जगह बोलबम और लोग आकर के सो जाते थे, रात भर चलते रहते थे। तब मुझे अचानक याद आया, क्या तुम्हारा मैंने 2 दिन के बाद मेरा नाम जो था अजय बहादुर सिंह, अजय जो कभी किसी से हारता नहीं, बहादुर तो बहादुर होता है और सिंह के बारे में, लाइन के बारे में तो कुछ बताना नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो नाम मुझे, आज मैं उसी के बदौलत हूँ। पिताजी ने क्यों रखा मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये अजय बहादुर सिंह नाम नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं रहता। जी सर, और उस नाम को आप सफल भी कर रहे हैं, जो इसका मतलब है उसको जी रहे हैं। इसमें आप सब लोगों की शुभकामना, प्यार और सहयोग है, तभी ऐसा हो पा रहा है। थैंक यू सो मच सर, बहुत सुंदर रहा आपसे बात करना। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार। जमती कि आपण मैंने देखुथिले आज आमर धरित्री टॉक्स रो अतिथि थिले अजय बहादुर सिंह, जहाँ सहित आम अनेक आलोचना कले। आशा करी आज आलोचना आपंक निश्चिंत भाव में हेल्पफुल रहिबो। तेबे आउ गोटे धरित्री टॉक्स एपिसोड रे मु आउ जणे अतिथि सहित देखाबी। से पर्यंत विदाय दियंतु, रहुछु, नमस्कार।